सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आनंद क्लासेस। सॉल्यूशन चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो अपन ने देख रही थी RLVP, ठीक है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके को लाया था ये? XB, विलेय के मोलन से ये, ठीक है, विलेय के मोलन्स। तो XB क्या आता है यहाँ पे? विलेय के मोलन्स। ये लास्ट, इससे पहले वाले में बता चुका हूं मैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके को लाया था? विलेय के मोलन्स के। अब यहाँ विलेय के जो मोलन्स है ये क्या है? मात्रा है। ये क्या है? एक तरह की मात्रा, संख्या ही है ये। मोलन्स अनुपात है, ठीक है। ये प्रकृति थोड़ी है। तो किसी भी विलयन के लिए, किसी भी समांगी मिश्रण के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय की प्रकृति पर, ना कि विलेय की प्रकृति पर। तो किसी भी समांगी मिश्रण के लिए जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं और विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म तो देख लिया था अपन ने, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकंड है क्वथनांक उन्नयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये तो आपको पता होगा नॉर्मल डेफिनेशन में। दूसरी बताता हूं। बॉइलिंग पॉइंट वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 atm, ठीक है। तो वह ताप किसी भी द्रव के लिए वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा? द्रव का वाष्प दाब किसके इक्वल होगा? वायुमंडलीय दाब के। अब वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक तापमान है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 atm। यानी जब भी द्रव का वाष्प दाब 1 atm हो जिस ताप पर, तो वो ताप क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो इधर समझो, क्वथनांक में उन्नयन। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन। ये तो है वाष्प दाब, इधर ले लिया मैंने वाष्प दाब और इधर ले लिया मैंने टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी ये प्योर विलायक है, ये प्योर विलायक है। कैसा है ये? प्योर। अब
प्योर विलायक है तो ये किस पे, रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे इसका कुछ ना कुछ तो वाष्प दाब यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वाष्प दाब होगा, रूम टेम्परेचर पे इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। तो मान लो यहाँ अभी टेम्परेचर है इसका, ये टेम्परेचर है इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, अभी गर्मी है तो आज तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो यहाँ टेम्परेचर, ठीक है। अभी क्या है, रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये तो रूम टेम्परेचर आया कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, देखो जैसे जैसे मैं इसका तापमान बढ़ाऊंगा या इसको गर्म करता रहूंगा, मान लो यहाँ पे वेपर प्रेशर, यहाँ दाब है 1 atm, ये जो लाइन है दाब की हुई क्या है 1 atm, ठीक है। अब जैसे जैसे इसका ताप बढ़ाता रहूंगा तो इसका वाष्प दाब बढ़ता रहेगा। मैंने बताया था आपको, ताप बढ़ाने पर ये जल्दी वाष्प में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैं ताप बढ़ाता रहूंगा तो इसका वाष्प दाब बढ़ता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वाष्प दाब 1 atm पे पहुंच जाएगा। और ये जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये वाष्प दाब 1 atm पे पहुंचा, वो क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो इसको लिख दिया मैंने TB, ये क्या हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मैंने क्या करा, पहले तो ये प्योर था, अब इसमें मैंने क्या डाल दी, इम्प्योरिटी, कुछ भी सोल्यूट इसमें मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे सोल्यूट ऐड कर दिया इसके अंदर, कहीं से बाहर से मैंने यहाँ सोल्यूट ऐड कर दिया। अब सोल्यूट ऐड करूंगा तो ये प्योर तो रहेगा नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे अपन शुद्धता को कम करते हैं, यानी उसमें सोल्यूट डालते हैं, तो वाष्प दाब क्या होता है, कम होता जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, वाष्प दाब कम हो गया, यहाँ पे अपन ने क्या डाल दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, जो कि अशुद्ध है। यहाँ तो पहले क्या था, प्योर, सोल्यूट डालने पर सॉल्यूशन बन गया जो कि अशुद्ध है। अब जैसे ही मैं कुछ भी सोल्यूट इसमें डालता हूँ तो इसका वाष्प दाब घट जाएगा। मान लो पहले वाष्प दाब ये था Vp, ठीक है, अब वाष्प दाब ये है, ठीक, अब वाष्प दाब घट गया। अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अब कहाँ आ गया 1 atm, अब किस टेम्परेचर पर आया 1 atm, इस टेम्परेचर पर। इसको तो बोला था मैंने TB नोट, ठीक है, प्योर अवस्था में वाष्प तापमान बॉइलिंग क्वथनांक जो था, ये हो गया TB, ठीक है, सॉल्यूशन का विलयन का क्वथनांक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो तापमान, कम तापमान पे ही वो बॉइल हो रहा था, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। लेकिन अब क्या हुआ, वो ज्यादा तापमान, सोल्यूट डालने पर ज्यादा तापमान पे वो क्या हो रहा है, बॉइल, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इसको क्या बोलेंगे अपन, डेल्टा TB, इसको ही बोलते हैं अपन क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो डेल्टा TB किसके इक्वल होगा, अब ज्यादा कौन है, तापमान, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो क्या होगा, TB माइनस, इसमें से ये माइनस करूंगा तो आ जाएगा डेल्टा TB, T नोट, TB नोट, ठीक है, आ गया होगा। इसको ही क्या बोलते हैं अपन, क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। जैसे मान लो जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, मान लो जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होना चालू करता है, लेकिन मैं उसमें कुछ अशुद्धि डाल देता हूँ तो वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, मान लो 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो रहा है, तो जल के क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, 105 माइनस 100, तो मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्वथनांक बढ़ गया। तो वही यहाँ पे डेल्टा TB है। डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, ये तो समझ में आ गया हो। अब देखो, अब ये डेल्टा TB जो आया, ये किस पर निर्भर कर रहा है, तापमान किसके कारण, बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण बढ़ा है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है विले डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, मतलब विले की मात्रा पर क्या डिपेंड कर रहा है, या क्वथनांक में उन्नयन किस पे डिपेंड कर रहा है, विले की मात्रा पर। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जैसे जैसे अगर मैं विले की मात्रा बढ़ाऊंगा, विले की मात्रा मतलब विले की सांद्रता बोल सकता हूं मैं, तो जैसे जैसे मैं विले की सांद्रता बढ़ाऊंगा तो यहाँ डिफरेंस ये बढ़ता जाएगा, ये इधर खिसकता जाएगा, यानी डेल्टा TB बढ़ता जाएगा। तो अब देखो, चूंकि अपन ने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुण हैं जो कि विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय की प्रकृति पर। तो यह मात्रा के लिए क्या ले सकते हैं अपन लेंगे यहाँ मोलालिटी, एम क्या है यहाँ पे, मोलालिटी, मोललता क्या होती है,
विलेय के मोल अपन विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, ये ऐसी टर्म लेंगे जो कि तापमान पर निर्भर नहीं करते। अगर मान लो ये ऐसी टर्म ले ली यहाँ पे जो तापमान पर निर्भर करती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो अपन ने क्या लिया, अपन ने यहाँ मोलालिटी लिया बुक के अकॉर्डिंग। तो देखो जब भी ये हटाएंगे प्रोपोर्शन का चिन्ह तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ आएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। ठीक है, यहाँ के बी क्या है, विलायक का क्वथनांक स्थिरांक। क्या है के बी, विलायक का क्वथनांक स्थिरांक। ठीक है, ये डिपेंड करता है, किसी विलायक के लिए क्वथनांक स्थिरांक अलग होगा, किसी विलायक के लिए अलग होगा, लेकिन सेम विलायक के लिए क्वथनांक स्थिरांक हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो के बी एम आ गया। यहाँ से क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार केजी में, तो एन अपॉन डब्ल्यू के जी यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मोल को क्या लिख सकता हूँ मैं, ग्राम में भार बटा अणु भार। तो के बी ग्राम में भार डब्ल्यू अपॉन अणु भार मोलर मास इनटू डब्ल्यू के जी। अगर यहाँ केजी में वैल्यू ना दे रखी हो, ग्राम में दे रखी हो, तो किससे डिवाइड करते हैं अपन, 1000 से। 1000 नीचे जाएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई। तो के बी डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम नोट डब्ल्यू के जी। ठीक है, ये आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, और अगर आपको जैसे यूनिट पूछ ले कभी के बी की, तो के बी की यूनिट कैसे निकालेंगे यहाँ से अपन, तो जैसा कि आया डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या आया अपने पास, के बी इंटू एम। तो यहाँ से के बी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम। डेल्टा टी बी को तो लिख दिया मैंने केल्विन में। एम क्या है, मोललता। मोललता क्या होती है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार केजी में। तो विलेय के मोल भार है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, केजी। तो ये क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगी, किलो केजी मोल इनवर्स। ठीक है, ये आ गया होगा आपको समझ में। तो सीधी सी बात है, देखो एक बार फिर बता देता हूं मैं। क्वथनांक क्या होता है, किसी भी द्रव के लिए वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाए तो वो क्या हो गया, उसका क्वथनांक हो गया। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 180 एम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन ने क्या लिया था, प्योर फॉर्म में एक विलायक लिया था, द्रव लिया था। अब उसका अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया था। यहाँ पे वेपर प्रेशर ले लिया, यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया। मान लो उसका रूम टेम्परेचर पर ये वाष्प दाब है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते तो मैंने बताया था आपको वाष्प दाब बढ़ता है, तो उसका ग्राफ ऐसा आ गया। अब जैसे अपन ने इसमें इम्प्योरिटी यानी सोल्यूट ऐड किया तो वाष्प दाब घटेगा, ये बता चुका हूँ। तो वाष्प दाब घटेगा तो पहले, अब यहाँ क्या गया, न्यू सॉल्यूशन का वाष्प दाब ये, अब ये अब जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो इसका भी वाष्प दाब बढ़ेगा। अब ये जो तापमान में अंतर आया है, क्वथनांक में अंतर आया है, ये क्या है, क्वथनांक की एक तरह से, ये शुद्ध अवस्था में क्वथनांक है और ये सॉल्यूशन का क्वथनांक है। ठीक है, तो जो अंतर आया उसको क्या बोल दिया, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी किसके इक्वल होगा, टीबी माइनस टी नोट, टीबी नोट। अब देखो ये क्वथनांक में अंतर किसके कारण आया, विलेय डाला उसके कारण, तो विलेय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। तो क्वथनांक में अंतर जैसे जैसे विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसके प्रोपोर्शन आ गया। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम लिखा। एम क्यों लिखा, क्योंकि मोललता है जो कि तापमान पर निर्भर नहीं करती। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाए केबीएम। केबी क्या है यहाँ पे, विलायक का क्वथनांक स्थिरांक। एम क्या है यहाँ पे, मोललता। मोललता क्या होती है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। डेल्टा टीबी क्या है यहाँ पे, क्वथनांक में उन्नयन। और ये सारे फॉर्मूला अपन ने ड्राइव कर ली। ठीक है, कोलिगेटिव अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है हिमांक का अवनमन। अब हिमांक का अवनमन, हिमांक क्या है यहाँ पे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो वह ताप जिस पर कोई भी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई भी जो द्रव रहता है वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड अवस्था में। ये तो होगी नॉर्मल डेफिनेशन। अब मैं बताता हूं डेफिनेशन। हिमांक क्या होता है, वह ताप किसी भी पदार्थ के लिए, वह ताप किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर उस पदार्थ का द्रव अवस्था में वाष्प दाब
उसकी ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो, उसकी ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाए, के बराबर हो जाए। यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? वह ताप जिस पर किसी विलयन का द्रव अवस्था में वाष्प दाब में वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? उसी द्रव के ठोस अवस्था में वाष्प, उसी पदार्थ की ठोस अवस्था में वाष्प दाब के। यानी किसी भी पदार्थ का द्रव अवस्था में वाष्प दाब अगर उसकी ठोस अवस्था में वाष्प दाब के इक्वल हो जाएगा तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा? जम जाएगा। मतलब वही टेम्परेचर क्या होगा? इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अपन पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। सबसे पहले मैंने क्या लिया यहाँ पे? हाँ, मान लो ये लिया अपन ने द्रव। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? द्रव। ये तो द्रव अवस्था में, सॉलिड अवस्था में कैसा होगा? ये ठोस अवस्था में ये ठोस हो गया ऐसे। ये क्या हो गया यहाँ पे? ठोस। ठीक, अब देखो इसका ग्राफ देखो। इधर बना लेते हैं। यहाँ तो लिया मैंने वेपर प्रेशर, यहाँ लिया मैंने टेम्परेचर। अब देखो आप सोचते होंगे ठोस अवस्था में भी वाष्प दाब रहता है क्या? हाँ, ठोस अवस्था में भी थोड़ा हल्का फुल्का वाष्प दाब रहता है, बहुत कम रहता है लेकिन वाष्प दाब होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? ठोस अवस्था में और द्रव अवस्था में। अब देखो पहले यहाँ देखें, अपन बात करें ठोस अवस्था की। ठीक है, तो ठोस अवस्था में मान लो T टेम्परेचर पर वाष्प दाब ये है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं तापमान कम करूंगा, क्योंकि अवनमन की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं तापमान कम करूंगा तो ठोस अवस्था में जो वाष्प दाब है बहुत जल्दी कम होगा, क्योंकि उसका वाष्प दाब तो ठोस का तो वैसे ही कम होता है। ठीक है, वो तो वाष्प में वैसे ही कम परिवर्तित होता है, लेकिन जैसे ही मैं और टेम्परेचर डाउन कर दूंगा तो उसकी वाष्प और कम बनेगी, यानी वाष्प दाब उसका और घट जाएगा। ठीक है, तो मान लो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, शार्प। ठीक है, ये मान लो टेम्परेचर घटने पर पहले ये वाष्प दाब था, अब टेम्परेचर घटने पर वाष्प दाब ये हो गया। ये तो किसकी बात हुई? सॉलिड की, सॉलिड अवस्था की बात हुई। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ? अब अपन बात करते हैं द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था में मान लो वाष्प दाब ये था। अब जैसे जैसे मैं तापमान कम करूंगा तो इसका वाष्प दाब भी धीरे धीरे कम होगा। तो उसका ग्राफ किस तरीके से आएगा? ये इस तरीके से। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, हिमांक क्या है? कि द्रव अवस्था में वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था में वाष्प दाब के इक्वल हो जाए उस ताप पर। तो यहाँ देखो ये ठोस अवस्था के लिए और ये कैसी अवस्था के लिए? लिक्विड अवस्था के लिए, लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज के लिए। तो अब देखो इस पॉइंट पर इसका वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब दोनों अवस्था के लिए क्या हो गया? इक्वल। तो ये क्या हो गया? इसका हिमांक। ये शुद्ध अवस्था में इसका हिमांक हो गया। इसको लिख देते हैं अपन TF0। ठीक है, अब देखो क्या करा मैंने इसमें। अब ये तो शुद्ध अवस्था में था, अब मैंने क्या करी? यहाँ पे अशुद्धि ऐड कर दी। तो यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने? सोल्यूट डाल दिया। किसके अंदर? इस प्योर लिक्विड के अंदर। तो पहले वाष्प, अब जैसे ही मैंने सोल्यूट डालूंगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, बता रखा है मैंने आपको। ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। जैसे ही मैंने सोल्यूट इसके अंदर ऐड करा द्रव के अंदर, तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पहले वाष्प दाब ये था, अब यहां से कम होके कहाँ गया ये? तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा? ये इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे नए, इस पॉइंट पे नए वाले जो सॉल्यूशन है इसका वाष्प दाब किसके इक्वल हो गया? इस पॉइंट पे इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका हिमांक। तो ये किस कंडीशन में? TF मान लेते हैं। या हिमांक क्या हो गया? TF। अब देखो पहले हिमांक ये था, जैसे अशुद्धि हिमांक ऐड करी तो हिमांक ही हो गया, यानी तापमान कम हो गया, यानी हिमांक कम हो गया। हिमांक कम हो गया तो क्या हो गया इसका अंतर? इसको बोलेंगे अपन डेल्टा TF। तो यहाँ पे क्या हो गया? हिमांक में अवनमन, अवनमन मतलब कमी होगी। तो डेल्टा TF को क्या लिखूंगा? इक्वल टू, यहाँ ज्यादा क्या है? TF0, उसके बाद TF। तो क्या लिखूंगा? TF0 माइनस TF।
अब देखो हिमांक में अवनमन किसके कारण हुआ, विलय मिलाने के कारण। अगर अपन ने विलय ऐड किया, प्योर लिक्विड में विलय ऐड कर दिया तो हिमांक में क्या गया, अवनमन। तो डेल्टा टी प्रोपोर्शनल किसके लिख सकता हूं, हिमांक में अवनमन जैसे सोल्यूट की मात्रा यानी सोल्यूट की सांद्रता, इसको सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं तो ऐसे लिख सकता हूं। अब सांद्रता के लिए पहले भी अपन ने क्या लिया था, मोललता, क्योंकि ये तापमान पर निर्भर नहीं करती, तो प्रोपोर्शनल क्या लिख सकता हूं, मोललता लिख सकता हूं। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिखूंगा, यहाँ पे कांस्टेंट हटाऊंगा तो वो आएगा के एफ एम। ठीक है, यहाँ के एफ क्या है, विलायक का ध्यान रखना, विलायक का ये है, विलय का मतलब लिख देना, विलायक का हिमांक अवनमन स्थिरांक, विलायक का हिमांक अवनमन स्थिरांक। या इसको बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, या मोलल अवनमन स्थिरांक, तीन नाम है इसके। या बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, या इसको बोलते हैं क्रायोस्टोपिक स्थिरांक, ठीक है, यह आ गया। अब देखो डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, हिमांक में अवनमन इक्वल टू के एफ। मोलालिटी क्या होती है, विलय के मोल अपन विलायक का बार केजी में, तो एन अपॉन डब्ल्यू के जी, विलायक का बार केजी में। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, के एफ। एन क्या होता है, मोल ग्राम में बार बट्टा अनुपात, तो वेट अपॉन मोलर मास इंटू डब्ल्यू के जी। ये तो किस में हो गया, अगर केजी में दे रखा हो। अगर ग्राम में दे रखा हो तो क्या होगा, यहाँ अगर ये वैल्यू ग्राम में दे रखी होगी तो डिवाइड क्या कर देंगे उसको 1000 केजी में कन्वर्ट करने के लिए, तो W अपॉन एम नोट डब्ल्यू के जी इंटू क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी केजी नहीं आएगा, ये तो ग्राम में चेंज होएगा, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा इंटू 1000। ठीक है, ये आ गया होगा आपको समझ में, ये हिमांक में अवनमन हो गया। ठीक, सिंपली एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। हिमांक क्या होता है, किसी भी पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर उस पदार्थ का द्रव अवस्था में वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था में वाष्प दाब के इक्वल हो जाता है, तो वो क्या होता है, हिमांक हो जाता है। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या लिया था, पहले सबसे पहले ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का। तो सॉलिड अवस्था में जैसे जैसे मैं तापमान कम करूंगा तो जल्दी से वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि उसका तो वैसे वाष्प दाब कम होता है। तो यहाँ से पहले ये था और तापमान कम करने पर इसका ग्राफ ऐसा आ गया। लिक्विड अवस्था में उसका ग्राफ देखा तो उसमें तो शार्प डिक्रीज नहीं होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं तापमान कम करूंगा तो धीरे धीरे ये कम होएगा। तो इस पॉइंट पे तो पहले आ गया, इस पॉइंट पे हिमांक आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का वाष्प दाब इक्वल हो रहा है उसी विलयन के लिए, उसी पदार्थ के लिए। अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे सोल्यूट डाल दिया, यहाँ पे मिक्स कर दिया, तो वाष्प दाब घटेगा। तो वाष्प दाब पहले ये था, फिर क्या हो गया ये। अब जैसे जैसे तापमान कम करूंगा तो ये, अब हिमांक कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। तो हिमांक पहले यहाँ था, फिर ये आ गया, तो हिमांक में क्या हो गया, अवनमन हो गया। उसको क्या लिखा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ प्रोपोर्शनल टू विलय लिख दिया, क्योंकि किस में डिपेंड कर रहा है, विलय की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मोलालिटी इसलिए लिया क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म तापमान विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, तो मोलालिटी भी तापमान निर्भर नहीं करती है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिख दिया, के एफ एम। के एफ क्या है, विलायक का हिमांक अवनमन स्थिरांक। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। मोलालिटी क्या है, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी इन केजी। ठीक है, तो के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम नॉट डब्ल्यू केजी, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। देखो के एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन के बी, के एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन के बी। क्यों होता है ये भी देखेंगे अपन। और के एफ और के बी का मान हमेशा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। के बी का मान, क्योंकि ये क्या है, विलायक का हिमांक अवनमन स्थिरांक, और ये क्या है, विलायक का क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो के एफ एंड के बी का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे विलायक चेंज होता जाएगा वैसे वैसे के एफ और के बी का मान चेंज होता जाएगा। विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। और अभी मैंने बताया आपको के एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन के बी। ये कैसे होता है, देखो अगर मैं के बी की वैल्यू लिखूं तो ये इक्वल होती है आर इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी। ठीक है, यहाँ पे टी बी क्या है,
विलायक का क्वथनांक, शुद्ध अवस्था में क्या है, विलयन का क्वथनांक TB है, ठीक है। उसके बाद LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। यहाँ LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो यहाँ पे KB का मान R क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक हिंदी में बोलते हैं इसको। अब देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, अगर किसी द्रव को अपन को वाष्प में बदलना हो तो जितनी ऊर्जा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दूसरी ओर KF की वैल्यू होती है इक्वल टू R इंटू TF² अपॉन 1000 इंटू LF। LF क्या है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ TF क्या है, हिमांक, ठीक है। LF क्या है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, किसी भी द्रव को, किसी भी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब एक बात बताओ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, किसी भी द्रव को, किसी भी ठोस को द्रव में बदलने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, किसी भी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। तो ठोस को द्रव में बदलना आसान है, ठीक है, तो कम ऊर्जा लगेगी, जबकि द्रव को वाष्प में बदलने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो LV का मान हमेशा किससे ज्यादा होगा, LF से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ KB क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू LV, KF क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू LF। तो देखो LV यहाँ ज्यादा है तो LF का मान यहाँ, ये इसके इनवर्स है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, KB इज लेस देन KF। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, KF का मान हमेशा KB से ज्यादा होता है, ठीक है। उदाहरण में परासरण एवं परासरण दाब, ठीक है। अब परासरण होता क्या है, एक चीज ध्यान रखो, एक होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, गम्य झिल्ली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, जो कि विलायक को प्रवाह होने देती है तथा विलय को रोकती है। देखो समझो, जैसे मान लो अपनी स्किन भी अर्धपारगम्य झिल्ली, समझो, इसको समझाता हूँ मैं आपको। SPM कैसे, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सोल्यूट विलय तथा विलायक से मिलकर बना होता है, ठीक है। विलय की मात्रा तो कम होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। अब देखो जैसे शुगर डाल दी मैंने किस में, एक पानी में डाल दी, तो पानी क्या है, विलायक है, और शुगर क्या है यहाँ पे, विलय, ठीक है। अब विलय की मात्रा तो कम है, लेकिन आकार किसका बड़ा होगा, साइज किसकी बड़ा होगी, शुगर के कणों की बड़ी होगी, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तो बड़ी नहीं है। तो सोल्यूट की साइज क्या होती है, हमेशा केसेस में ज्यादा होती है, ज्यादातर केसेस में, और सोलवेंट की साइज जो होती है हमेशा कम होती है। अब देखो मेरे पास एक ऐसी झिल्ली जिसमें ऐसे छोटे छोटे रंध्र है इसमें, ठीक है। तो इसमें से कौन गुजर जाएंगे, जिसकी साइज कम होगी वो तो यहाँ से यहाँ निकल जाएंगे, ठीक है। तो साइज किसकी कम है यहाँ पे, विलायक की, तो विलायक तो यहाँ से इधर पास हो जाएंगे, ठीक है। और जो इधर कौन रह जाएंगे, विलय रह जाएंगे, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, विलायक का प्रवाह करती है और विलय को रोकती है, ठीक है। अब देखो बात आती है परासरण की। परासरण क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इधर बना देता हूँ। परासरण क्या होता है, जैसे मैंने एक तरफ एक पात्र लिया, उसमें यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, ठीक है, क्या ये SPM, और इधर भर दिया मैंने शुद्ध पानी। क्या भर दिया मैंने इधर, शुद्ध पानी, ये क्या है, प्योर वाटर,
और इधर भर दिया मैंने पानी प्लस सोल्ट। इधर क्या भर दिया मैंने, पानी प्लस सोल्ट। ठीक है, इधर क्या भर दिया मैंने, वाटर प्लस सोल्ट, मतलब सोल्ट भर दिया मैंने। ठीक है, NaCl मान लो, नमक भर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, विलायक का कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ उच्च सांद्रता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विलायक के कण ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे निम्न सांद्रता है, क्योंकि यहाँ पे सोल्ट भी आ गया। तो सांद्रता क्या होगी यहाँ, निम्न सांद्रता। अब देखो विलायक कौन है यहाँ पे, जल। तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से कौन गुजरेगा, विलायक। तो विलायक कहाँ से कहाँ पास होने लग जाएंगे, यहाँ होने लग जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस अर्धपारगम्य की झिल्ली के थ्रू विलायक जल किधर आने लग जाएगा, यहाँ पे आने लग जाएगा। ठीक है, जहाँ पे नमक भी है पानी के साथ साथ, तो इधर आने लग जाएगा। ठीक है, इधर मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये देखो विलायक का क्या हुआ, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह हुआ, किसके थ्रू, अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू। तो इसको ही क्या बोलते हैं अपन, प्रासरण। तो विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं SPM। विलायक का SPM के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह, निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह, प्रवाह मतलब फ्लो। ठीक है, तो विलायक का सोलवेंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इस फिनोमिना को प्रासरण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। अब बात करते हैं प्रासरण दाब की। प्रासरण दाब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब प्रासरण दाब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे इधर से ये विलायक जो है किधर से इधर आ गया, जल इधर से इधर आ गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक प्रेशर लगाया, पिस्टन लगा के यहाँ पे प्रेशर लगाया, और प्रेशर कितना लगाया, ताकि ये लिक्विड इधर से इधर बह नहीं सके, यानी इसके प्रासरण के द्वारा जो दाब लग रहा था उसको ये रोक सके। ठीक है, तो मैंने इतना प्रेशर लगाया कि मान लो ये जो विलायक इधर से इधर बह रहा है, तो कुछ दाब तो लगा ही रहा है, तभी तो इधर से इधर बह रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से कुछ दाब लगा दिया ताकि विलायक इधर से इधर नहीं आए, तो इसी दाब को क्या बोलते हैं अपन, प्रासरण दाब। यानी वह दाब जिस पर, प्रासरण दाब क्या हो जाएगा, जिस पर, वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोके, विलायक के प्रवाह को रोके। कहां से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने को, प्रवाह को रोके। तो क्या हो गया, वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोके। ठीक है, यहां से अगर मैं दाब लगाऊंगा तो इधर से प्रवाह रुक जाएगा, तो यही दाब, जब ये विलायक का प्रवाह इधर से इधर रुक जाएगा, उस दाब को क्या बोलेंगे, प्रासरण दाब। उसके बाद देखो, अभी तो मैंने क्या करा, इसके इसी प्रेशर के इक्वल ये इधर से प्रेशर लगाया। अगर मैं मान लो इधर से प्रेशर बढ़ा दूं, तो ये क्या होगा, जो विलायक है कहां से कहां में लग जाएगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ अपने घर में लगे होते हैं, उनकी ये प्रोसेस होती है। जैसे मान लो यहाँ पे अपना प्योर वाटर है और यहाँ पे अशुद्ध वाटर है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली है, अगर इसको नेचुरल पोजीशन में रखूंगा तो ये वाटर कहां से कहां और अशुद्ध होने लग जाएगा। ये तो मतलब ये जो प्योर है ये भी कहां चला जाएगा, अशुद्ध होने लग जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रेशर डालूंगा, कितना, जितना इसका परासरण दाब है उससे भी ज्यादा प्रेशर डालूंगा, तो क्या होगा, ये NaCl जो मतलब अशुद्धि के कण तो इधर रह जाएंगे और वाटर का बहने लग जाएगा, इधर की साइड बहने लग जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, परमिएबल मेम्ब्रेन, अशुद्धि के कण तो इधर रह जाएंगे और पानी पूरा इधर आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन हुई,
रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन, आरओ क्या बोलेंगे इसको, प्रतिलोम परासरण। घरों में ये होता है जो अपना आरओ लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, परासरण दाब को किससे डिनोट करते हैं, पाई से, पाई से। यानी जो दिया गया प्रेशर अगर पाई से ज्यादा हो जाए, परासरण दाब से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण हो जाता है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन में जब लगाया गया दाब, ये क्या है, लगाया गया दाब किससे ज्यादा हो जाए, परासरण दाब से, तो क्या हो जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आ गया होगा आपको समझ में। अब देखो, आपने गैस की जो इक्वेशन पढ़ी होगी, क्या होती है, P इक्वल टू NRT। तो क्या लिखूंगा उसको, पाई V इक्वल टू, यहाँ पे दाब क्या है, परासरण दाब है, तो पाई V इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, NRT, ठीक है। पाई को क्या लिख सकता हूं मैं, N/V/RT। यहाँ पे क्या है, मोल, और ये आयतन, विलेन का आयतन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोलरता को क्या बोलते हैं, विले के मोल अपॉन विलेन का आयतन को क्या बोलते हैं अपन, मोलरता। क्या लिख सकता हूं मैं, पाई इक्वल टू, और इसको मैं लिख देता हूं C। परासरण के केस में M को क्या लिख सकता हूं मैं, मोलरता को C लिखना पड़ेगा, तो CRT। तो ये फॉर्मूला बन गया पाई इक्वल टू CRT। तो आपको ये परासरण भी समझ में आ गया होगा, सिंपल है, ठीक है। तो परासरण क्या हो गया, उच्च सांद्रता से जब कोई भी द्रव या विलायक निम्न सांद्रता की ओर बहता है तो उसको क्या बोलते हैं, परासरण। परासरण दाब क्या होता है, वह दाब जिस पर विलायक का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहना रुक जाए। उसके बाद क्या होगा, प्रतिलोम परासरण, यानी विपरीत परासरण का विपरीत, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर मैं परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दूं, ठीक है, लगाया गया दाब परासरण दाब से ज्यादा हो जाए तो लिक्विड कहां से कहां में लग जाएगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। इसको क्या बोलेंगे अपन, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ से पाई V इक्वल टू NRT, पाई क्या परासरण दाब, पाई इक्वल टू N/V, N/V क्या होता है, मोलरता, मोलरता को मैंने लिख दिया C, पाई इक्वल टू CRT। ये फॉर्मूला आ गया, ठीक। चार अनुषंगिक गुणधर्म पढ़े, उनके फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट आया था RLVP, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा P अपॉन P नोट इक्वल टू क्या आया था, XB, विले के मोलेंस के इक्वल आया था ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आई थी यहाँ पे, दूसरा आया था डेल्टा TB, डेल्टा TB क्या आया था, TB माइनस TB नोट, ठीक है। ये डेल्टा TB आया था। उसके बाद आया था, ये क्या था, वाष्प दाब में, सॉरी क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा TF, ये क्या है, हिमांक में अवनमन। इसको क्या बोला था अपन ने, KBM, KB क्या था यहाँ, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, TF नोट माइनस TF, क्योंकि अवनमन हुआ है तो प्योर अवस्था से है कम। यहाँ पे क्या हुआ था, उन्नयन, तो प्योर अवस्था, ये जो प्योर अवस्था का नहीं, प्योर अवस्था का कम है। यहाँ पे क्या हुआ, अवनमन, तो प्योर अवस्था का ज्यादा है। इक्वल टू क्या था, KFM, KF क्या था यहाँ पे, हिमांक अवनमन स्थिरांक। फोर्थ आया था पाई इक्वल टू CRT, परासरण दाब, ठीक है। अब देखो, ये जो भी फॉर्मूले है ये कब लगेंगे, जब विले टूट, मतलब ये फॉर्मूले जब भी अप्लाई होंगे जब विलेन में जाकर टूटे या जुड़े नहीं एक दूसरे से। जैसे कि एग्जांपल किस किस के केस में हो सकते हैं, ये हो सकता है शुगर के केस में, ग्लूकोज के केस में, और वाटर के केस में फॉर्मूला, सॉरी वाटर नहीं, ग्लूकोज वाटर नहीं, यूरिया के केस में ये फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। अगर ये विले होंगे तो ये फॉर्मूला चारों अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर जैसे NaCl हो, सोडियम क्लोराइड, नमक ले लिया, तो नमक के केस में अप्लाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो NaCl क्या होता है, ये टूट जाता है आयनों में, Na प्लस और ये Cl माइनस में। तो ऐसा अपन को विले नहीं चाहिए जो टूट जाए या एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, ठीक है, ये टूटने नहीं चाहिए, तो उसी केस में अप्लाई होंगे। आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। सारे मैंने अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा दिए, एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, आप वीडियो देख के नोट्स बना लीजिए, इसके बाद अपन इन पे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।